एगो गछे तीन तियन पहेली कर माने का होवेला। ऑप्शन नंबर पहला है कटहर, दूसरा बेल, तीसरा मुनगा और चौथा खुकड़ी। क्वेश्चन आंसर जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। तुम भी तो हो जग के, तुम भी तो हो जग के, फिर दुर्लभ कैसे हो गए। तुम भी तो हो जग के, फिर दुर्लभ कैसे हो गए। क्या मंजिल इतना दूर है जो आंखों में ही खो गए। उठ तू जमी पर, उम्मीद को जलाए रख। पाना है आसमां अगर, इतना जल्दी तू न थक, इतना जल्दी तू न थक। दोस्तों आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम सेट लेकर आए हैं नागपुरी सेट 18, जो कि जेपीएससी के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए और 12th लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम है 10th लेवल पर, वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि नागपुरी लोक साहित्य जो नागपुरी सीजीएल का टोटल क्लास कराया जा चुका है, एडी झारखंड क्लासेस सर्च करें और उसमें जाएं प्लेलिस्ट में और पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, बस पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें 8863884281। आप नागपुरी लोक साहित्य सिर्फ सर्च कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो आएगा मेरा। ठीक है, तो 3 घंटे का है और उसका एमसीक्यू भी है, शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। अब पूरा पढ़ने बुक ज़रूरत नहीं है। बनकेवरा भागवन, आंगन, पूरा सीजीएल का जितने भी बुक है सबका शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल हम सेट 18 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्राचीन नाम सारिंदा आहे। सारिंदा होता है, छूट गया है, तो सारिंदा निम्न में से किसका नाम है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है भुआंग, दूसरा सारंगी, तीसरा टूहिला, चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सरिंदा सारंगी को बोला जाता है। सरिंदा किसको बोला जाता है, सारंगी को बोला जाता है, सारंगी को, है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो गुदना गोदती है, जो गुदना में नहीं होगा, जो गुदना गोदती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है मंडल, दूसरा शाखा, तीसरा टहनी और चौथा जरले। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का 2, जो गुदना गुदती है उनको शाखा बोला जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग का भी विकास हो सके और आपको आगामी वीडियो जितने भी आएंगे वो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खेतों में स्त्री द्वारा गाए जाने वाले गीत को निम्न में से क्या कहा जाता है। खेतों में स्त्री द्वारा गाए जाने वाले गीत को निम्न में से क्या कहा जाता है, या फिर कौन से गीत गाया जाता है। जब खेत में स्त्री लोग, महिला लोग कार्य करती हैं तो उस टाइम कौन सा गीत गायन होता है खेतों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है पावस गीत, दूसरा अंगनई गीत, तीसरा डमकच और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का 4। ठीक है, 3 का 1 हो जाएगा, सॉरी 4 का 4 लेकिन 3 का 1 हो जाएगा। यानी कि जो खेतों में स्त्री लोग काम करते हैं उस टाइम जो वर्क करने समय जो गीत होता है वो पावस गीत गाते हैं। ठीक है, और 4 का 4 होगा। ठीक है, देखिए अधरतिया जने झूमर कब और किस प्रकार गाया जाता है। अधरतिया जने झूमर कब और किस प्रकार गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आधी रात में, दूसरा उच्च स्वर और लय में और तीसरा जोश और खरोश के साथ और चौथा सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 का 4 हो जाएगा। ये पहले ही हम बता दिए थे गलती से। ठीक है, चलिए तो अधरतिया जनी झूमर कब और कैसे गाया जाता है ये तो समझ में आ गया है। अगर आपसे क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बन सकता है अधरतिया से, ठीक है, कि अधरतिया जनी झूमर कर स्वर उच्च होवेला या निम्न या फिर मध्यम, तो यहाँ देखिए उच्च स्वर है ना। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो अधरतिया जनी झूमर है वो जोश के साथ गाया जाता है, उमंग के साथ गाया जाता है, या फिर कोई भी जोश नहीं होता है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एगो गछे तीन तियन पहेली कर माने का होवेला। तो पहला है ऑप्शन नंबर कटहर, दूसरा बेल, तीसरा मुनगा और चौथा खुखड़ी। तो भाई ये जो मुनगा है ना, इसका सब का चीज़ बनता है, इसका फल का भी बनता है, जब पत्ता ही रहता है, और ये तीनों
मतलब 3 सब्जी बनता है तीनों चीज़ का। अब फूल का भी बनता है। देखिए मुनगा ऐसा सब्जी है जिसका फूल भी बनता है, उसका जो सब्जी निकलता है उसका भी बनता है और पत्ता का भी बनता है। ठीक है, इसलिए एक गछे 3 तियन, मतलब एक पेड़ में 3 तियन। ठीक है, यानी कि मुनगा, है ना। ई पहेली कर माने का होबी, ई पहेली कर माने का होबी। 5 गो भाई एके अंगना, 5 गो भाई एके अंगना। पहला ऑप्शन नंबर है भेलवा, दूसरा चियारी, तीसरा हथेली, चौथा आँख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हथेली होगा। भाई हथेली कैसे होगा ये हम आपको अभी तुरंत बताते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि एगो भाई एके अंगना, जैसे कि देखिए यहाँ 1 2 3 4 और एक 5 छोटका। तो देखिए एक ही गो ना अंगना है, ये अंगना में ये 5 गो भाई यानी कि 5 गो उंगली है। तो इसीलिए ये कहानी, ये पहेली को लिखा गया है, कहावत को लिखा गया है। ठीक है, पहेली को। यहाँ देखिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, 7th नंबर ये पहेली है। 7th क्वेश्चन, ई कहावत के पूरा करूँ। पेट में जाए डैश तब उपाय सूझी। पेट में क्या जाएगा तब उपाय सूझेगा। ऑप्शन नंबर पहला है चावल, दूसरा आटा, तीसरा मकई और चौथा खुदी। तो ऑप्शन नंबर इसका 7 का 4 हो जाएगा, यानी खुदी होगा। जब पेट में जाए खुदी तब उपाय सूझी, ये कहावत पूरा हुआ। और इकर माने का हुई कि जब पेट में जाए खुदी तब उपाय सूझी, इसका मतलब हुआ कि भरल पेट में दिमाग चलेला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, भरल पेट में दिमाग चलेला। क्वेश्चन नंबर 8 है, धरले चोर तो नी गगाई, धरले चोर तो नी गगाई, ई कहावत के पूरा करूं, या फिर ई कहावत के रिक्त स्थान के पूरा करूं। तो यहाँ डैश है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डैश के जगह क्या होगा, धरले चोर नी तो गगाई शेर, धरले चोर नी तो गगाई बाघ, या फिर मोर, या तो बिल्ली मुर्गी। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा कि धरले चोर नी तो गगाई मोर। ठीक है, तो इसका अब मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग मतलब जान लेंगे। तो होता है कि चोर नी धर ले भारी मुसीबत। अगर आप चोर को नहीं पकड़िएगा ना तो भारी मुसीबत रहता है। अगर एक दिन चोरी नहीं तो वो दूसरा दिन फिर आपके यहाँ चोरी करने आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बोला गया है। इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नागपुरी में सर्वनाम कर प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है। जो नागपुरी है, ये में नहीं होगा, नागपुरी सर्वनाम प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर पहला है 6, दूसरा 7, तीसरा 5, चौथा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 7 प्रकार का होता है प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन हके। फिर से, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन हके। ऑप्शन नंबर पहला है का, दूसरा अपन, तीसरा जैसे और चौथा सभी। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन, जे और जे से। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोए बाजार जातो हल सब्जी लानतो, ये कौन काल हके। ठीक है, मोए बाजार जातो हल सब्जी लानतो, मतलब मैं बाजार जाता तो सब्जी लाता। तो ये कौन काल है। पहला ऑप्शन नंबर भविष्यकाल, दूसरा भूतकाल, तीसरा संदिग्ध भूतकाल और चौथा हेतु मध्भूतकाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो इसका होगा। इस प्रकार के जितने भी वाक्य आते हैं या तो संबंध कहलाते हैं। अगर वाचक में बोलेगा तो संबंध यहाँ जे से होगा। जैसे कि अगर मैं बाजार जाता तो सब्जी लाता, अगर वो सर्वनाम में पूछता तो संबंधवाचक हो जाता है। लेकिन अगर भूतकाल में पूछ रहा है तो हेतु मध्य हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, है ना। और पीडीएफ खरीदने के लिए 88638842N1 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, फुल पीडीएफ मिलेगा। और गारंटी है कि आपका 90 एबव मार्क्स आएंगे तो आएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसके पहले आपको जितना भी वीडियो अभी तक बनाया है पूरा वीडियो देखना होगा और पीडीएफ का नोट्स पढ़ना होगा, है ना। नई समास निम्न में से कौन हके, नई समास निम्न में से कौन हके। तो यहाँ देखिए ये वाला नई नहीं है, ठीक ना, ये नहीं है, मतलब मैया वाला इया है, ठीक ना। यानी कि नई समास निम्न में से कौन है, ठीक है।
पहला मतलब नई समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, यही बात पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। उदाहरण तो पहला रसपुआ, दूसरा बेलूरा, तीसरा दोपहरिया और चौथा दाल भात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि नई समास किसे कहा जाता है या किसको कहते हैं। देखिए नई समास जिसमें निगेटिव अर्थ हमेशा निकले, ठीक है, जिसमें हमेशा निगेटिव अर्थ निकले वो नई समास कहलाता है। जैसे इसमें रस पुआ, तो ये तो रस और पुआ है, ठीक है, ये लोप है, मतलब लोप हो रहा है, ठीक ना। दोपहरिया ये द्विगु समास हो गया, यह संख्यावाचक आ रहा है। दाल भात ये द्वंद्व समास हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो जिसमें बेलूरा यानी कि उसके पास लूर है ये नहीं है, यानी कि देखिए निगेटिव, अनसुना, अनचाहा, अनपसंदीदा, ये सब क्या है, मतलब कि जो निगेटिव अर्थ जो वर्ड का निकले ना वो नई समास कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए और सारे हम लाए हैं, जैसे कि अनसुना हो गया, बेजान हो गया, बिना जान का आदमी, अनपढ़, नहीं पढ़ा हुआ, मतलब हमेशा निगेटिव अर्थ निकले ना उसको नई समास कहा जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कटचिरवा में कौन सा उपसर्ग लगल हके, कटचिरवा में कौन सा उपसर्ग लगल हके। ऑप्शन नंबर पहला है काट, दूसरा कट, तीसरा वाह और चौथा चिरवा। तो मैं उपसर्ग बताने से पहले आपको बता दूं कि उपसर्ग जो आगे लगता है, ठीक है, उसको उपसर्ग कहता है, और जो पीछे लगता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पीछे लगता है उसे क्या कहा जाता है, आगे लगता है वो तो हम बता ही दिए उपसर्ग लगता है। तो इसमें कौन लग जाएगा उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना 13 का 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कट, कट चिरवा कर उपसर्ग कट हके। अगर इसी में आपको प्रत्यय पूछ देता तो आप क्या बताते, हाँ जल्दी बताइए, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको, ठीक है। आप चिरवा रखते कि खाली वाह रखते कि लास्ट में आ रखते। देखिए आपका ऑप्शन है वाह, आ या फिर ये वाला चिरवा, अगर प्रत्यय होता तब जल्दी बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी कवि को प्रचंड कवि किसे माना गया है, प्रचंड कवि किसे मानल गैल है के या मानल जाइला। ऑप्शन नंबर पहला है मुकुंद नायक, दूसरा शकुंतला मिश्र, तीसरा हनुमान सिंह और चौथा क्या हो जाएगा, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि नागपुरी कवि को प्रचंड कवि हनुमान सिंह को बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से नागपुरी कवि को प्रचंड कवि बोला जाता है तो वो है हनुमान सिंह। और हनुमान सिंह जो हैं कैवा हैं, प्रथम ज्ञात कवि हैं कि द्वितीय हैं कि यह तृतीय हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएं। ये हम नागपुरी कवि जब आज ही कल पढ़ा रहे थे ना तो हम बता दिए थे उसमें, ठीक है। अगर डेली सेट लगा रहे होंगे तो आप ज़रूर देखे होंगे, है ना। और हाँ, नागपुरी कवियों का सेट जो है महामैराथन आने वाला है, उसका जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नागपुरी क्वेश्चन से कम अप्रॉक्सीमेटली 380 कवि का जो MCQ है वो महामैराथन के थ्रू आने वाला है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहेंगे, 3 पार्ट तक रहेंगे, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। 370 से 380 क्वेश्चन सिर्फ नागपुरी कवियों का है, और जो कि सभी इम्पॉर्टेंट है, कम से कम उससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उनका जन्म तिथि है, वो क्या किए हैं ये है, ठीक है, मतलब उनके माता पिता नाम, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट नागपुरी कवि। सो ज़रूर वो वीडियो देखेंगे, और ये कल या फिर परसों लॉन्च होने वाला है, अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर तो जान ही गए होंगे, है ना। चलिए, थकना नहीं है कभी, शुरू में ही बता दिए हैं कि उठ और काम में लग जा। अरे मन तो उसे थकाता है जिसे करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो मजबूरी से पढ़ रहा है ना उसे मन थकाता है, नहीं तो कभी नहीं थकता। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन नागपुरी कर भाषा हिंदी, नागपुरी कवि कर भाषा हिंदी और नागपुरी आहे। निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर भाषा हिंदी और नागपुरी से आहे। पहला है ऑप्शन नंबर मुकुंद नायक, दूसरा बालूराम पाठक, तीसरा योगेंद्र नाथ तिवारी और चौथा आचार्य केसरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आचार्य केसरी। यानी कि जो आचार्य केसरी जो हैं उनका जो भाषा था हिंदी और नागपुरी दोनों था, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर 16, सदानी अंग्रेजी शब्दकोश कर संकलन के तैयार कर ले हैं।
सदानी अंग्रेजी शब्दकोश का संकलन कौन तैयार कर ले हैं? ऑप्शन नंबर पहला है E.H. व्हिटली, इटली नहीं होगा, व्हिटली होगा, ठीक ना। दूसरा पीटर शांति नौरंगी, तीसरा सुधीर कुमार राय और चौथा सबिता केसरी। तो मुझे बताइए ना कि सदानी अंग्रेजी शब्दकोश का संकलन कौन तैयार किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 पीटर शांति नौरंगी जी ने सदानी अंग्रेजी शब्दकोश का प्रारंभ किया है, संकलन करता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी के महान कवि प्रोफेसर पंचम साहू कर लिखल उपन्यास कौन उपन्यास चर्चा में आया है? मतलब पंचम साहूकर जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो कौन सा है जो बहुत ही चर्चित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है चक्री, दूसरा दखलधारी, तीसरा शंकर गोटेक जिंदगी, चौथा सरई गाढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो सरई गाढ़ा बहुत ही चर्चित उपन्यास है पंचम साहू का। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए एक यहाँ ट्रिक है, ठीक है। गाढ़ा में 5 आदमी गिर गया, ठीक है, गाढ़ा में 5 आदमी गिर गया, ठीक है। सरई गाढ़ा है ना, मतलब कि पूरा सगरो गढ़े था, तो गाढ़ा में कै गो आदमी गिरा? 5 आदमी, ठीक है। तो सरई गाढ़ा में पंचम साहू आपको याद हो गया होगा, कंफर्म बोल रहे हैं, ठीक है। कभी नहीं भूलिएगा, जब एग्जाम में जाइएगा ना तो टन टन माइंड में याद आएगा कि अरे सर बताए थे, आनंद सर तो बताए थे ये, ठीक है ना, कि सरई गाढ़ा कर उपन्यास करता कौन है कई, है ना। तो वो है पंचम साहू। क्यों? अरे गाढ़ा में 5 आदमी गिर गया था और वहीं रह गया, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला मिश्र कौन कहानी लोकप्रिय आहे? शकुंतला मिश्रा कर कौन कहानी लोकप्रिय आहे नागपुरी क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर पहला है सातों नदी पार, दूसरा नचनी, तीसरा पुगरी और चौथा परदेसी बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 परदेसी बेटा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नागपुरी उपन्यास फरवरी 2013 में प्रकाशित होलक? निम्न में से कौन नागपुरी उपन्यास फरवरी 2013 में प्रकाशित होलक? पहला ऑप्शन नंबर परदेसी बेटा, दूसरा सातों नदी पार, तीसरा शंकर गोटेक जिंदगी और चौथा कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 जो है नागपुरी उपन्यास फरवरी 2013 में जो प्रकाशित हुआ था वह है शंकर गोटेक जिंदगी। और ये शंकर गोटेक जिंदगी है ना, कौन लिखे हैं? ये हम जब साहित्यकार पढ़ा रहे थे ना, क्लास जब करवाए रहे थे, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में आप उसको जरूर से जरूर जाकर देख लेंगे, है ना। तो उसको जरूर देखेंगे, जरूर अटेंड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। बिकॉज एक सेट बनाने में ये डेली नहीं बोलेंगे सेट में, लेकिन बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग को भी मेहनत करना है और थकना नहीं है, बस करते रहना है। एग्ज़ाम तो इस बार आप लोग का सिलेक्शन होगा ही, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा ही इस बार, आप लोग का मेहनत चाहिए, ठीक है। नागपुरी किताब फूल सुंदरी कौन विधा में आहे? नागपुरी किताब फूल सुंदरी कौन विधा में आहे? ऑप्शन नंबर पहला है उपन्यास, दूसरा गीत, पहला ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, तीसरा कहानी, पहला दिया हुआ है लेकिन ऐसे क्वेश्चन लिखा गया है। और देखिए यहाँ पहला जो है उपन्यास, तो इसका आंसर को क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, यानी कि निबंध इसका आंसर हो जाएगा। जो फूल सुंदरी है वह क्या है? वह एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का भी बोरिंग ना लगे, बिकॉज हमेशा माइंड बोलता है कि नहीं पढ़ो मत, मोबाइल चलाओ, घूमो फिरो, वो कभी अच्छा काम करने के लिए नहीं बोलता है। इसलिए पूजा क्यों किया जाता है? मन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अचीव कर सकें। तो मन का बात मत सुनिएगा। मन बोलेगा कि नहीं वीडियो मत देखो या फिर पढ़ाई मत करो, तो ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई जिस टाइम बोले ना कि मन नहीं कर रहा है उसी टाइम आप पढ़िए। मन ऐसे अगर 4-5 दिन कीजिएगा तो मन आपका खुद थक हार जाएगा आपसे, ठीक ना। तो आपको नहीं थकना है मन से, मन को आपको थकाना है। आत्मा अलग चीज़ है, मन अलग चीज़ है। आत्मा कभी आपको खराब बात नहीं बोलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। खराब रास्ते की ओर कभी नहीं ले जाएगा। जब भी करता है ना, मन ही खराब सोचता है, मन ही आपके लिए खराब करता है और सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गौतम बुद्धा भी बोले हैं कि लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है, ठीक है। आप खुद हैं, आपका मन है।
तो अपने मन को खुद से कंट्रोल कीजिए, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 21 नंबर, डॉक्टर सत्या गुप्ता ने पहेलियाँ को कितने भागों में वर्गीकरण किए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 8, दूसरा 7, तीसरा 5 और चौथा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 8, यानी कि सत्या गुप्ता पहेली को 8 भागों में बांटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्तियाँ। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ज़रूर, ठीक है। लोकोक्तियाँ किसके अति निकट है? लोकोक्तियाँ किसके अति निकट है? पहला मानव, दूसरा धर्म, तीसरा जनजाति और चौथा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लोकोक्तियाँ है ना जो वो जनजीवन के समीप है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हैं ना कि लोकोक्तियाँ का जब हम यूज करते हैं ना तो कोई भी वाक्य में चमत्कार बढ़ जाता है, सुंदरता बढ़ जाता है। ये भी प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, कि जब हम पहले मुहावरा लोकोक्ति किसी को भी यूज करते हैं ना तो वाक्य में, शब्द में चमत्कार आ जाता है, सुंदरता आ जाता है ना, तो ये सब आ जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फेयरी टेल्स में किस तरह की कहानियाँ पाई जाती है? वाह, ये सब है ना जो VVI प्रश्न है। ये देखिए, ये सब जितने भी हैं ये सब VVI प्रश्न हैं, तो ये सब को आप बताना नहीं पड़ेगा। हम हमेशा बोलते आए हैं कि जब भी AD झारखंड क्लासेस का सेट बनाएं तो एक पास में कॉपी ज़रूर रखें, होमवर्क उसमें बहुत सारा मिलता है, ठीक है ना। तो इसको ना भूलेंगे और ज़रूर से ज़रूर अपना कार्य करेंगे। फेयरी टेल्स में किस तरह की कहानियाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर पहला है सुंदर कन्या, दूसरा डायन, तीसरा दानव और चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, यानी कि सभी। फेयरी टेल्स में ये सभी प्रकार की कहानियाँ पाई जाती है। और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि फेयरी टेल्स में फैटूम का क्या अर्थ है ना। फेयरी टेल्स में ही जो हम लोग का बुक है ये नागपुरी लोक साहित्य का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना। तो सबका शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर बनाकर ही क्वेश्चन बनाया गया है और आप लोग तनिक न शक करें, अच्छा लगे तो ज़रूर PDF खरीदें। और ताकि अगर लोक साहित्य का 25 से 30 क्वेश्चन, जितना भी लोक साहित्य क्वेश्चन पूछेगा आपका प्रत्येक लड़ेगा, है ना, प्रत्येक लड़ेगा। आप लोग खुद बोलिएगा कमेंट में, कमेंट करके कि सर बहुत लड़ा सर, ठीक है ना। चलिए, तो फैटूम का क्या अर्थ है फेयरी टेल्स में? ऑप्शन नंबर पहला है जादू, दूसरा इंद्रजाल, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, दोनों, यानी कि जो फेयरी टेल्स में जादू और इंद्रजाल दोनों प्रकार की कहानियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? माता पिता बच्चा को गोद लेकर शादी कराते थे, कौन से गांव का उल्लेख मिलता है? मतलब ये कौन से गांव का उल्लेख मिलता है, प्रसार हुआ है कि उस गांव से यह प्रथा थी कि माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर वो शादी कराते थे। बेटा, जिनके बेटा है वो भी अपने जांग पर रहकर बेटा को शादी कराते थे और बेटी वाले भी अपने उनके पिताश्री जांग पर रख के उनको शादी कराते थे। तो ऐसा कौन से गाँव से मिला है? ठीक है, पहला है बसिया, दूसरा भंडरा, तीसरा डोमबारी और चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि बसिया जो है, बसिया क्या चीज़ है? बसिया गांव से यह प्रारंभ हुआ है, ठीक है। बसिया गांव से यह प्रारंभ हुआ है कि माता पिता अपने बच्चे को बच्चा में ही शादी कराते थे जांग पर लेकर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नागपुरी भाषा क्षेत्र में किसकी प्रथा नहीं है? एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। नागपुरी भाषा क्षेत्र में किसकी प्रथा नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है लियावन, दूसरा हल्दी की, तीसरा तिलक की और चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आप लोग बताएं। ऑप्शन नंबर 26 का 3 हो जाएगा, यानी कि नागपुरी भाषा क्षेत्र में किसकी प्रथा नहीं है? तिलक की प्रथा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोक गाथा में लोक साहित्य के नियम का पालन नहीं करती है। लोक गाथा में साहित्यों के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है नागपुरी लोक गाथा समाज की संपत्ति है, और यह दोनों बात कौन बोले हैं?
यह दोनों बात कौन बोले हैं? अरे जो भी बोले होंगे ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका ना क्वेश्चन में एक एक करके भी पूछ सकता है, और जो दोनों बोला है दोनों सही ही बोले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं रॉबर्ट ग्रेप्स, दूसरा गुमर, तीसरा सिजविक और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रॉबर्ट ग्रेप्स क्या बोले हैं कि लोक गाथा में जो होता है साहित्यों के नियम का पालन नहीं करता, और जो लोक गाथा होता है ना वो समाज की संपत्ति होता है। यह दोनों बात कौन बोले हैं? रॉबर्ट ग्रेप्स बोले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा की लोक गाथा का सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी व्यक्तित्वहीनता है। किसी भी भाषा की लोक गाथा का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी व्यक्तित्वहीनता है। यह बात किसने बोला? हम प्रत्येक शब्द को तोड़ तोड़ कर क्यों बोलते हैं पता है? ताकि आपके माइंड में वो शब्द जाए, ठीक ना, वो शब्द जाए और दूसरा बार रिपीट करते हैं फास्टली, क्योंकि ये दोनों बार में आपका दूसरा बार में कंफर्म हो जाए। तो यह बात किसने बोले हैं? ऑप्शन नंबर पहला सत्येंद्र, दूसरा डॉक्टर सत्यागुप्त, तीसरा सिजविक और चौथा गुमर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि सिजविक बोले हैं। सिजविक क्या बोले हैं? किसी भाषा की लोक गाथा का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? उसकी व्यक्तित्वहीनता है। यह बात सिजविक बोले हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक परंपरा के साथ वर्ण विषय की प्रधानता होते हुए भी व्यक्तित्व का पता नहीं है। यह बात यह गोइट केकर है के ई गोइट केकर है के? ऑप्शन नंबर पहला है कीटरेज, दूसरा गुमर, तीसरा सिजविक और चौथा सत्यागुप्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुमर। यह जो बात बोले हैं यह कौन बोले हैं? गुमर जी बोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत, कौन सा शास्त्रीय संगीत के आधार पर लौकिक गीत कर कितना भेद आहे? नागपुरी भाषा क्षेत्र में शास्त्रीय के आधार पर लौकिक गीत कर भेद कितना है? ऑप्शन नंबर पहला है नाच और बाजा, दूसरा वर्ण और भाषा, तीसरा मार्ग और देसी और चौथा स्वर और व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 30 का 3 हो जाएगा मार्ग और देसी, जो नागपुरी भाषा क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत के आधार पर लौकिक गीत को गाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप जो हैं 30 तक सभी एग्जामों के लिए यहाँ तक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका मन हो देखने के लिए, तब आगे वीडियो देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी रहता है तो उसे भी देख लेंगे। ठीक है, बिकॉज हम अफवाहों में नहीं लड़का लोग को जियाना चाहते हैं। मान लीजिए 10th लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 4 क्वेश्चन क्यों देखेंगे? हाँ, जब वो सीजीएल का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको आवश्यकता है देखने की। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। यह पंक्ति बनकेवरा भाग 1 के कौन कविता से लेवल गेल है के? फर्स्ट है अनमोल, दूसरा चांद मुस्काए, तीसरा आह्वान और चौथा बसंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चांद मुस्काए। और मुझे यह बताइए, HW लिखिए, आपका HW यही है कि चांद मुस्काई कर लेखक कौन है और एक चांद मुस्काई में पद कितना है। यह आपका 2 प्रश्न यहाँ से मिले, है ना। और बसंत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह नईमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है ना। आह्वान चंद्रदेव के द्वारा लिखा गया है और अनमोल धनेंद्र प्रवाही के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि चांद मुस्काई किसके द्वारा लिखा गया है और एक पद कितना है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 की कविता संगे चलब में कै गो पद है? बनकेवरा भाग 1 की कविता संगे चलब में कै गो पद है? पहला ऑप्शन नंबर 4 है, दूसरा 6, तीसरा 9 और चौथा 5, यानी कि कितना इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर है 4, यानी कि संगे चलब में पद कै गो है और संगे चलब कर लेखक कौन है? ये आपका HW है कि लेखक कितना है, कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है ना। पता नहीं आप लोग का क्यों नहीं हाथ चलता है, थोड़ा सा कमेंट कर देने में क्या हो जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए, जो फुल वीडियो देखते हैं पूरा विदाउट स्किप किए हुए, खासकर सीजीएल वालों को, उनको तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अरे कुछ भी आप लिख रहे हो ना, तो आप जितना लिख कर प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से कंठस्थ से याद होगा। आप यहाँ मत कमेंट कीजिए, कम से कम अपना कॉपी पर तो लिखिए ना।
वो चीज़ को, है ना। कमेंट करने में आपको अगर पैसा लग रहा हो या फिर कोई फुल एनर्जी लग रहा हो, है ना, तो यहाँ मत कीजिए कमेंट, आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोट ले करिया छोड़ा, मोट ले करिया छोड़ा करिया तो लोंग छड़ल, ठेठ मुगरे घेचा में मूंगा माला। यह जो है निम्न में से कौन नटकरवा मन के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला है शिवा, दूसरा भरथू, तीसरा मंगरा और चौथा झगरू। तो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मंगरा, ठीक है। तो मंगरा जो है मंगरैला, मंगरैला काला होता है ना, तो काला से आप लीजिएगा, है ना। मंगरैला काला होता है, काला से देखिए करिया छोड़ा है, मोट ले करिया छोड़ा यानी कि काला छोड़ा, है ना, यानी कि मंगरा के बारे में। मंगरैला कैसा होता है, मंगरा से हम लोग मंगरैला याद रखेंगे और वो मंगरैला काला होता है, यहाँ करिया है ना, तो उसे हम लोग रिलेट कर लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन वही बिहान से है और हाँ ये तो पूछना। चलिए तो ये बताइए ना कि ये जो कौन से नाटक से लिया गया है, ठीक है ना, और ये जो है कितना एकड़ में पात्र है। आप तो ये समझ गए होंगे कि ये कौन से नाटक के बारे में बात कर रहा है। मंगरा था, सुगी था, शिवा था, ये कौन से नाटक के बारे में बात कर रहा है। बनकेवरा भाग 1 के कौन से नाटक का बात कर रहा है। ये नाटक का कमेंट सेक्शन में कमेंट नाम लिखेंगे और आप लोग सब पढ़ा दिए, आप लोग को सब पढ़ा दिया गया है ना। इसका जब शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहे थे उस टाइम ही हम बता दिए थे। अब पात्र कै गो है, तो पात्र 8 गो है, 9 गो है, 10 गो है, 11 गो है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी। सांवर ले छोड़ी, है ना, बिहान से ही बोला जा रहा है नाटक से। सांवर ले छोड़ी सुंदर छोड़ी लीला रंगल साड़ी में, ई पंक्ति कौन नटकरवा मन के बारे में बोला जाला। मतलब कि सांवर छोड़ी कौन थी और सुंदर थी और लीला साड़ी में, मतलब कि वो यह साड़ी में, यह कलर की साड़ी में थी, ठीक है। तो फर्स्ट है माई, दूसरा शिवा, तीसरा सुगी सुखी, चौथा सालू और पांचवा सुगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 34 का 5 हो जाएगा, यानी कि सुगी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। प्रफुल्ल दा एक नज़र संस्मरण में, यहाँ दा होगा, दा एक नज़र संस्मरण में प्रफुल्ल दा मैट्रिक कब पास कर लें। ऑप्शन नंबर पहला है 1940, दूसरा 1943, तीसरा 1945 और चौथा 1947। तो ये जो हैं प्रफुल्ल दा 1943 में मैट्रिक पास किए थे। कब पास किए थे, 1943 में। और तो ये बताइए कि और 1947, 48, 50 में वो क्या किए थे। तो चलिए इसका भी हम डिटेल्स लाए हैं, है ना, इसका भी डिटेल्स हम लाए हैं। देखिए 1940 में दादा जो है प्रफुल्ल दा टूअर हो गए थे और 1945 में इंग कबर स्टेट नौकरी छोड़े और वो कलेक्ट्रिक में प्रोफेशनल नौकरी किए। 1947 में शादी हुआ प्रफुल्ल दा का हांसी रानी के साथ, यानी कि प्रफुल्ल दा एक नज़र में प्रफुल्ल दा कर पत्नी के नाम का अलग हांसी रानी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। और हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो दोस्तों आप लोग को हारना नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर की इधर दिया हुआ है ना, इसका आंसर PDF में दिया हुआ है। तो अच्छे से सब करेंगे तो आपको कभी हौसले को गिरने नहीं देना है, हौसले को हमेशा ऊंचा रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रुकना है। बिकॉज रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।